दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी के बाल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में प्रियांशी और आस्था दो सगी बहनें रहा करती थीं। वो दोनों बहुत ही गरीब थीं और बचपन में ही उनके माता पिता की मौत हो गई थी। तब से वो अकेले ही अपना जीवन यापन करती थीं और दूसरों के घर पर काम करके अपना गुजारा किया करती थीं। एक दिन की बात है, आस्था और प्रियांशी दूसरों के घर से काम करके लौट रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें मोहिनी और अवंतिका मिल जाती है। मोहिनी उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, ये तो गरीब हैं, लगता है ये दोनों किसी के घर से काम करके आ रही हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बहन। जरूर ये किसी के घर से काम करके आ रही हैं, क्योंकि ये इतनी गरीब जो हैं कि दोनों को अपना खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घर पर काम करना पड़ता है। ये सुनकर उन दोनों बहनों को काफी बुरा लगता है। तब प्रियांशी उन दोनों से कहती है, क्या करे बहन, हम तुम्हारी तरह अमीर तो है नहीं, इसीलिए हमें दूसरों के घर पर काम करना पड़ता है। तुम्हारे तो माता पिता भी हैं, इसीलिए तुमको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे माता पिता हैं, इसीलिए हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती। क्या करें, ये तो किस्मत का खेल होता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद प्रियांशी और आस्था भी अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद प्रियांशी और आस्था काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर प्रियांशी अपनी बहन आस्था से कहती है, अगर आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो कोई भी हमारी हंसी नहीं उड़ा पाता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर क्या करें, हमारी किस्मत ही बेकार है जो हमारे माता पिता जिंदा नहीं है। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। चलो काम कर लेते हैं, घर के बहुत सारे काम बाकी हैं, उन्हें करके फिर हम आराम करेंगे। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने घर के कामों में लग जाती हैं और घर का सारा काम करके वो दोनों सो जाती हैं। अगले दिन जब प्रियांशी और आस्था सोकर उठती है और तैयार होकर दूसरों के घर पर काम करने के लिए जा रही होती है, तभी रास्ते में उन दोनों को सोनी नाम की एक परी मिलती है। सोनी परी उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि ये दोनों काफी ज्यादा दुखी हैं और सोनी परी उन दोनों के पास आ जाती है और उन दोनों से कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों काफी ज्यादा उदास लग रही हो, क्या कोई बात है? इस पर प्रियांशी सोनी परी से कहती है, क्या बताऊं, हम दोनों बहनें हैं और हम दोनों बहुत ही गरीब हैं। हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब से हम लोग ही अपना गुजारा अकेले कर रही हैं और इसी वजह से दूसरे लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। ये सुनकर सोनी परी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उन दोनों बहनों से कहती है, तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी कोई भी हंसी नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि मैं तुम दोनों के बालों को सोने और चांदी के कर दूंगी। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और आस्था सोनी परी से कहती है, क्या सच में आप ऐसा कर देंगी जिससे कोई भी हम लोगों की हंसी नहीं उड़ाया करेगा? हाँ, मैं तुम दोनों बहनों के बाल सोने और चांदी के कर दूंगी, जिससे कोई भी तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा पाएगा और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम अपने सोने चांदी के बालों को बेचकर उसे ले सकती हो। तुम्हारे सोने चांदी के बाल हमेशा बढ़ते रहेंगे और वो कभी भी छोटे नहीं होंगे। और ये कहकर सोनी परी अपने जादू से आस्था के बालों को चांदी का कर देती है और प्रियांशी के बालों को सोने का कर देती है।
ये देखकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और आस्था सोनी परी से कहती है, मैं आपका किस तरह धन्यवाद करूं? आपने हम दोनों बहनों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका उपकार कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ और ये करना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम लोग हमेशा खुश रहना। इसके बाद सोनी परी वहाँ से चली जाती है। सोनी परी के जाने के बाद प्रियांशी और आस्था काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि प्रियांशी और आस्था के कमर के नीचे तक के बाल सोने और चांदी के बन गए थे। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने घर पर लौट आती हैं। रास्ते में उन्हें जो कोई भी देखता है तो उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके बालों के मुकाबले उन दोनों बहनों के बाल सोने और चांदी के हो गए थे। अभी वो दोनों आ ही रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें मोहिनी और अवंतिका मिल जाती हैं। जब वो दोनों बहनें प्रियांशी और आस्था के सोने और चांदी के बालों को देखती हैं, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और मोहिनी उन दोनों को रोककर कहती है, अरे ये तुम्हारे बाल सोने और चांदी के कैसे हो गए? जबकि कुछ दिन पहले तो तुम लोगों के बाल हम लोगों जैसे ही थे। हाँ थे, पर अब हमारे बाल सोने और चांदी के हो गए हैं, क्योंकि हमारे बालों को सोनी परी ने अपने जादू से सोने और चांदी के कर दिए हैं और अब हम लोग कभी भी गरीब नहीं रहेंगे और ना ही कोई हमारी हंसी उड़ा पाएगा। अच्छा, ये कब हो गया? हम लोगों ने तो जाना ही नहीं। यदि हम लोगों को भी सोनी परी मिल जाती तो हम लोग भी अपने बाल सोने और चांदी के करवा लेते। वो तुम लोगों के बालों को सोने और चांदी के नहीं बनाएंगी, क्योंकि तुम लोग हमारी हंसी उड़ाया करते थे ना। और परियां उनकी मदद कभी भी नहीं करती जो दूसरों की हंसी उड़ाते हैं या फिर उन्हें परेशान करते हैं। ये सुनकर मोहिनी और अवंतिका चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद प्रियांशी और आस्था अपने घर पर वापस आ जाती है और अपने सोने और चांदी के बालों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद आस्था अपनी बहन प्रियांशी से कहती है, अब हमारी कोई भी हंसी नहीं उड़ा पाएगा और अब हम लोगों को जो भी मन होगा हम लोग उसे खरीद सकेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सोने और चांदी के बाल हैं, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमारे पास सोने और चांदी के बाल हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होंगे और हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, जिससे हम लोग अमीर हो जाएंगे और कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने थोड़े थोड़े बालों को काट देती हैं और बाजार में उसे बेच आती हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छे रुपए मिलते हैं। फिर वो अपने घर के लिए सामान ले आती है और फिर वो दोनों बहनें धीरे धीरे अमीर होने लगती हैं। और पहले जो गांव उनकी हंसी उड़ाया करता था, वही गांव अब उन दोनों बहनों से जलने लगता है। लेकिन प्रियांशी और आस्था अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश रहती थी, क्योंकि उनके पास जादुई सोने और चांदी के बाल थे, जो हमेशा उनके पास रहने वाले थे और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। अब वो दोनों बहनें किसी के घर काम भी नहीं करती थी, क्योंकि अब उन दोनों बहनों के पास सोने और चांदी के जादुई बाल थे। 20 साल की सोनाली अपनी दो छोटी बहन नायरा और पायल के साथ मधुपुर नाम के गांव में रहती थी। उन तीनों बहनों के सुंदर रूप के साथ साथ उनके बाल बेहद घने, लंबे और काले थे। माता पिता के देहांत के वक्त वो बेहद ही छोटी थी। जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो सारी जिम्मेदारी सोनाली के सर पर आ गई। नायरा, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। हम बहनों की भूख मिटाने के लिए आपको रोजाना काम करने के लिए
इतना लंबा सफर पैदल चलकर जाना पड़ता है दीदी। इसके अलावा तो मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं बचा। मेरी बहन, गांव वालों की वजह से मुझे इतनी दूर काम करने जाना पड़ता है। बहुत मेहनत के बावजूद बस चंद रुपए मिलते हैं, मगर फिर सोचती हूँ कि उससे मेरी बहनों का पेट तो भर जाता है। इतना कहकर सोनाली सुबह सुबह काम के लिए निकल पड़ती है और काम करके शाम को गांव में कदम रखती है कि दया नाम की एक औरत कहती है, अरे देखो देखो शेखर भाई, सुबह की गई लड़की शाम को वापस लौट कर आती है। अरे जब बड़ी बहन ही बिगड़ैल है ससुरी, तो छोटी बहनों का भी वही हाल होगा ना। सही कह रही हो तुम दया बहन। ये तीनों बहनें एक तो अपने माँ बाप को निगल गई, अब अपनी प्रदर्शनी करके हमारे गांव को बाजार बनाना चाहती हैं। छोटे सरकार, ये कैसा भद्दा इल्जाम लगा रहे हो आप हम बहनों पर। शुक्र मना कि अभी हम बोल रहे हैं, अगर हाथ उठ गया तो तीनों बहनों को ढेर कर दूंगा। पूरा गांव शेखर के बहकावे में आकर तीनों माँ पिता की अनाथ और यतीम बहनों पर पत्थर फेंक करके उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। खबरदार, जो आज के बाद तुम बदचलन बहनें मधुपुर गांव में नजर भी आई तो। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर चलने लगती हैं। तभी 15 साल की पायल बोल पड़ती है, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? सोनाली दीदी, अब तो हमारा बसेरा भी हम बहनों से छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर सोनाली अपने ही मन में सोचती है, उस शेखर ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से निकाला है। बाबा, आज तुम्हारी बड़ी बेटी एकदम कमजोर महसूस कर रही है। अपनी बहनों के साथ दर दर भटक रही हूँ मैं। सोनाली और बहनों को चलते चलते शाम हो गई थी। तभी सोनाली को एक घना जंगल दिखाई देता है और वो जंगल बिल्कुल डरावना था। तभी सोनाली कहती है, आज की रात हम तीनों बहनें इस जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगी। जैसे ही तीनों बहनें जंगल में आती हैं कि एक विशाल चुड़ैल एक घने पेड़ पर बैठी होती है, जिसकी सूरत बेहद डरावनी थी। अरे वाह, एक साथ तीन शिकार, मेरे मुंह में तो लाल टपक रही है। इन तीनों को एक एक करके खाकर दिलरुबा चुड़ैल अपना पेट भरेगी। चुड़ैल तेजी से हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है। सोनाली दीदी, चुड़ैल बचाओ बचाओ दीदी। अरे ओ ठन्नी चवन्नी, ज्यादा चिल्ला मत वरना परिंदे जाग जाएंगे। आजा मेरी भूख मिटा जा। चुड़ैल को पायल की ओर बढ़ता देखकर सोनाली सामने जमीन पर पड़े डंडे को उठाकर उस चुड़ैल पर वार करती है, जिसके साथ चुड़ैल के होश व हवास गुल हो जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कहीं ये चुड़ैल मर तो नहीं गई? सोनाली चारों ओर नजरें दौड़ाकर फौरन से पेड़ पौधों से फूल पत्तियां तोड़कर उनसे लेप बनाकर चुड़ैल के माथे पर जैसे ही लगाती है, एक तेज जादुई रोशनी पूरे जंगल को सराबोर कर देती है, जिसके साथ चुड़ैल का शरीर एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। अरे यकायक ये शैतान चुड़ैल परी के रूप में कैसे बदल गई? डरो नहीं, चुड़ैल का वो रूप एक छलावा था। मैं तो परी हूँ। कोई शख्स मेरे जंगल में प्रवेश करता है तो मैं चुड़ैल बनकर उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं इस जंगल की परी हूँ, जो सदियों से इस जंगल की देखरेख कर रही हूँ। वन परी, हम बहनों के पास कोई बसेरा नहीं है, हमको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। बदले में हम पूरे जंगल की पहरेदारी भी करेंगे
और हर एक पेड़ की देखरेख भी करेंगे। तुम बहनों का दिल हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे लंबे बालों को देख मैं तुम्हें जादुई सोने के बालों का वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल, ये मंत्र बोलोगी, तुम तीनों के बाल जादुई बाल में बदल जाएंगे। और इस कंघी को जब तुम अपने बालों में फेरोगी, एक के बाल से सोने के सिक्के, दूसरे से सोने के बिस्किट और अंतिम से यानी तीसरे से सोने के गहने बाहर निकलेंगे। जादुई बालों का जादू बताकर परी अपने दाहिने हाथ से जैसे ही तीनों बहनों के बालों पर कंघी डालती है, एक तेज रोशनी निकलती है जो कि उन तीनों बहनों के बालों को सुनहरे बालों में बदल देती है। और फिर परी के गायब होते ही उनके बाल साधारण हो जाते हैं। तभी नायरा कहती है, अरे हमारे बाल तो फिर से साधारण हो गए। हम तीनों बहनों के बाल जादुई हैं या नहीं, इसका पता करने के लिए हमें उस मंत्र को दोहराना होगा। फिर तीनों बहनें उस जादुई मंत्र को एक साथ दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल। मंत्र के पूरा बोलते ही तीनों बहनों के बाल सर से लेकर पांव तक सोने के सांचे में ढल जाते हैं। तीनों बहनें अपने अपने बालों में कंघी करती हैं, जिसमें सोनाली के जादुई बालों से सोने के सिक्के, नायरा से सोने के बिस्किट और पायल से सोने के गहने निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम तीनों बहनें सोने के बाल वाली बहनें बन गयी। चलो दीदी, इन सारे सोने को बेचकर इस जंगल में अपना एक प्यारा सा घर बनाते हैं। अब हम तीनों बहनें उस बुरे गांव मधुपुर में कभी नहीं जाएंगी। इस जंगल की जमीन पर ही हम इन सोनों को बेचकर अपना एक बसेरा बनाएंगी। तीनों बहनें कोसों दूर चलकर अपने जादुई बालों से मिले सारे सोने को सुनार के पास बेच करके जंगल में एक बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं। एक सवेरे जंगल में एक लकड़हारा बैठा था, जिसे देखकर तीनों बहनें उसके पास आती हैं और कहती हैं, काका आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बेटा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हमें इनकी मदद करनी होगी। तीनों बहनें फिर से उस मंत्र को फिर से दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल। तीनों बहनों के जादुई सोने के बाल देखकर वो लकड़हारा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अरे ये क्या, सोने के बाल सर से लेकर पाँव तक चमक दमक रहे हैं। काका, ये कंघी हम बहनों के बाल में फेरिए। हमारे जादुई बाल ही आपकी बेटी की शादी में मदद करेंगे। लकड़हारा एक एक करके तीनों बहनों के बालों में कंघी घुमाता है। पूरी जमीन सोने के जेवर, बिस्किट और सिक्कों से सराबोर हो जाती है। तभी छोटी बहन कहती है, ये सोने के गहने आप अपनी बेटी की शादी में उसे पहनाइएगा। बाकी बचे कुचे इन सोने के सिक्के और बिस्किट को बेचकर बेटी के बिया के साथ साथ आप अपने बुढ़ापे को आसानी से काट लेंगे। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लकड़हारा सारा सोना उठाकर चल देता है। एक सुबह तीनों बहनें एक साथ घूमने के लिए जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं, एक बुजुर्ग बुढ़िया वहाँ बैठी होती है। अम्मा, आप इस जंगल के बाहर क्यों बैठी हो? मौत की मंजिल तक रही हूँ बेटी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस वक्त बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भूख से बिलबिला रही हूँ। ऐसे में मौत ना मांगो तो क्या करूँ बेटी? बुढ़िया का दुख देखकर
तीनों बहनें अपने बालों से मदद मांगती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। अम्मा, ये हम बहनों के जादुई बाल हैं। आप इस कंघी को जैसे ही हमारे बाल में घुमाओगी, हर एक बाल से अलग सांचे में सोना निकलता दिखेगा। बुढ़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी टोकरी में खूब सारे सोने के सिक्के, बिस्किट और गहने मिलते हैं। जिसके बाद पायल मीठी सी आवाज में कहती है, अम्मा, अब तुम्हें भविष्य में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सारा सोना बेचकर तुम्हारा आगे का भविष्य एकदम सुनहरा हो जाएगा। जुग जुग जियो बच्चियों, तुम तीनों बहनों के जादुई बाल की बहार को सदा बना कर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इस तरह से तीनों बहनें अपने जादुई बाल की मदद से खुद एक खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं, बल्कि गरीब और भूखे दुखियारे लोगों की हमेशा मदद भी किया करती थीं, जिससे उनके जादुई सुनहरे बालों की चर्चा और ज्यादा बढ़ती जाती है। बहुत समय पहले की बात है। श्रीनगर में राजा रणवीर सिंह रहते थे। पहले रणवीर सिंह एक सामंत थे, जो नगर के राजा को हराकर खुद राजा बन गए थे। रानी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। राजा को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो अपनी दोनों बच्चियों को देखने आ जाते हैं। राजा रणवीर सिंह खुशी से कहते हैं, भगवान ने आज हमारी सुन ही ली। इतने सालों बाद हमें बच्चों का मुंह देखना संभव हो पाया है। हमारी दोनों बच्चियां जन्म से ही राजकुमारी पैदा हुई हैं। देखिए ना, दोनों कितनी सुंदर हैं। मेरी दोनों बच्चियां बहुत ही गोरी और खूबसूरत हैं। अब मैं इनके नामकरण की तैयारियां करने जा रहा हूँ। राजा रणवीर सिंह बाहर गए और अपने एक सिपाही को बुलाया। राजा रणवीर सिंह ने सिपाही को आदेश दिया, सारी नगर में बता दो कि राजा के यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म लिया है। आज सारे नगर की दावत है और पंडित जी को भी बुला लेना। राजा के बताए अनुसार सारे नगर में ये बात बता दी जाती है। खूब धूमधाम से नामकरण की तैयारियां हुई। सिपाही पंडित जी को लेकर आता है। राजा रणवीर सिंह पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, मेरी पुत्रियों के नक्षत्र के हिसाब से कोई बढ़िया नाम बताइए। हाँ राजा साहिब, एक का नाम सोनाक्षी और एक का नाम चांदनी रख दीजिए। इन पर भगवान की विशेष कृपा रहेगी, इसीलिए मैंने इन्हें ये नाम दिए हैं। नामकरण में सभी लोग शामिल हुए। राजा की दोनों पुत्रियों का नामकरण हुआ। राजा ने सभी को भेंट देकर खुशी खुशी विदा किया। बहुत समय बीत गया। अब सोनाक्षी और चांदनी दोनों 5 साल की हो गई थी और दोनों के बाल सफेद थे, जो राजा रणवीर सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि राजा से मिलने आने वाले सभी लोग राजा का मजाक बना देते थे। तभी रानी रूपाली परेशान होकर राजा रणवीर सिंह से कहती है, जब सोनाक्षी और चांदनी पैदा हुई थी, तब तो आप इनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल आप इन दोनों से इतना चिढ़कर क्यों रहने लगे हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। तुम देखती नहीं हो कि सब मेरा कैसे मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि दोनों के बाल सफेद हैं। अंग्रेजों के बाल भी तो सफेद होते हैं। सोनाक्षी और चांदनी दोनों वहाँ आती हैं। दोनों अपने पिता से कहती हैं, पिताजी, आप हम दोनों से प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। इतनी छोटी लड़कियाँ मुझसे जुबान लड़ा रही हो।
राजा रणवीर सिंह नाराज होकर वहाँ से चले गए। सोनाक्षी और चांदनी भी रोती हुई बाहर आ गई। रानी रूपाली परेशान होते हुए कहती हैं, अब मैं क्या करूं? इन दोनों के बाल बदलूं या इनकी सोच? ऐसे ही 5 साल और बीत जाते हैं। सोनाक्षी और चांदनी दोनों बगीचे में घूमने गई। तभी उन्हें बगीचे में आसमान से लटकती हुई एक रस्सी दिखाई देती है। वो दोनों उस रस्सी पर चढ़ने लगती हैं और चढ़ते चढ़ते वो दोनों बादलों में पहुंच जाती हैं। उन्हें बादलों में एक जादुई मिट्टी का घर नजर आता है। उस मिट्टी के घर पर एक बूढ़ी जादूगरनी बैठी हुई थी। वो जादूगरनी उन दोनों को उस जादुई मिट्टी के घर में बुलाती है। वो दोनों बहनें उस जादुई मिट्टी के घर में चली जाती हैं। तुम दोनों तो राजकुमारियां हो। काश हम दोनों राजकुमारियां ना होती तो ही ठीक होता। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सब लोगों का ख्वाब होता है कि उनका जन्म राजघराने में हो। हम इतने छोटे हैं और हमारे बाल भी सफेद हैं, लेकिन तुम दोनों के बाल बहुत खूबसूरत हैं। सब लोग हमारा मजाक बनाते हैं। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ है, लेकिन किसी को कहना मत। हाँ दादी, जल्दी दिखाइए, ऐसा क्या है आपके पास? बूढ़ी जादूगरनी अंदर जाती है और एक बक्सा लेकर वापस आती है। जादूगरनी के उस बक्से के अंदर जादुई सोने और चांदी के बाल थे। अरे वाह, कितने सुंदर बाल हैं। हाँ, और ये बाल मैं तुम दोनों को दूंगी। अब तुमको जो बाल चाहिए तुम ले सकती हो। मैं तो सोने के बाल लूंगी। नहीं नहीं, मेरा नाम सोनाक्षी है तो सोने के बालों पर मेरा हक है। लेकिन वो बाल मुझे अच्छे लग रहे हैं और मैं ही लूंगी। चांदनी, तू सिर्फ चांदी के बालों के लिए ही बनी है और तुझे ही चांदी के बाल मिलेंगे। और तेरा नाम भी तो चांदनी है। ठीक है, मैं चांदी के बाल ही ले लेती हूँ। उन दोनों ने बाल उठा लिए। बूढ़ी जादूगरनी ने उन दोनों के सर पर बाल लगा दिए। दोनों बहनें बाल देखकर बहुत खुश हुई और नाचने लगी। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। अब तुम दोनों के बाल कभी नहीं निकलेंगे। अगर तुमने इन बालों को काटने की कोशिश की और कोई झूठ बोला तो ये तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं दादी, हम तो झूठ बोलते ही नहीं हैं। दोनों खुशी खुशी उस रस्सी से नीचे उतर जाती हैं और वापस घर लौट आती हैं। राजा रणवीर सिंह और रानी रूपाली जादुई बाल देखकर बहुत खुश हुई। रणवीर सिंह खुशी से कहते हैं, पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था, मैं ही गलत था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब ये बात पूरी नगर में फैल गई। सभी लोग अब दोनों बहनों की तारीफ करने लगे थे। लोग दूर दूर से दोनों बहनों के जादुई बाल देखने आने लगे। 8 साल बाद सोनाक्षी और चांदनी तलवार चलाना सीख रही थी। तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं। तुम दोनों आज से प्रैक्टिस बंद कर दो और घर जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि राजा विराज सिंह हमारे महल में आने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस बंद करके हमें तैयार क्यों होना है? राजा विराज सिंह अपने राजकुमार करण सिंह के विवाह की बात चांदनी से करने आ रहे हैं। अगर समय मिला तो पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकालकर एक बार में ही विवाह संपन्न करा देंगे। राजकुमारी सोनाक्षी
मन ही मन सोचती हैं, लेकिन राजकुमार करण सिंह से तो मैं विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ तो चांदनी का विवाह करण सिंह से करवाने की बात हो रही है। मेरी आंखों के सामने ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बाल सोने के हैं और चांदनी के चांदी के हैं, तो ये देखकर राजकुमार खुद ही मना कर देंगे। क्या हुआ सोनाक्षी, किस सोच में पड़ गई हो? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं तो बस ये देखकर खुश हो रही थी कि मेरी बहन दुल्हन बनेगी तो कितनी अच्छी लगेगी। चांदनी की शादी में मैं भी परी की तरह तैयार होंगी। हाँ हाँ जरूर, मेरी दोनों बेटियों के बाल इतने सुंदर हैं और वो लगती भी बिल्कुल परी की तरह हैं। सोनाक्षी फिर अपने मन ही मन में कहती है, पिताजी सब जानते हैं कि परी की तरह मैं ही लगती हूँ, लेकिन मानते ही नहीं। चांदनी मन ही मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी राजकुमार करण सिंह से शादी होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राजकुमार एक अच्छी इंसान है। राजा इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। चांदनी, तू जाकर तैयार हो, मैं अभी आती हूँ। सोनाक्षी ने चांदनी को भेज दिया और खुद रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से जब राजा वीराज सिंह अपने परिवार के साथ गुजर रहे थे, तो सोनाक्षी ने उन्हें रोक लिया। रुकिए रुकिए, मैं आप सबको ही लेने आई हूँ। अतिथि देवो भव, आपको अकेले तो महल तक नहीं लाया जा सकता। तुम कौन हो? मैं राजा रणवीर सिंह की सुपुत्री चांदनी हूँ। राजा वीराज सिंह के परिवार को सोनाक्षी बहुत पसंद आई, लेकिन सोनाक्षी चांदनी बनकर उनके सामने आई थी। सोनाक्षी उन्हें महल में लेकर गई। राजा रणवीर सिंह ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। आपकी बेटी चांदनी तो बहुत अच्छी और समझदार भी है, लेकिन आप उससे कहाँ मिले? रास्ते में उसके सोने के बाल हैं, वो हमारा स्वागत करने आई थी। बहुत संस्कारी है चांदनी, लेकिन सोने के बाल तो सोनाक्षी के हैं। राजा ने दोनों को बुलाया, लेकिन सोनाक्षी के सर के बाल गायब हो गए थे और चांदनी के बाल चमक रहे थे। सोनाक्षी को सबने आश्चर्य के साथ देखा। सोनाक्षी दौड़कर अंदर गई और खुद को शीशे में देखा। चांदनी कुछ सोचती, फिर उसे उस बूढ़ी जादूगरनी की 8 साल पुरानी बात याद आ जाती है, जो बूढ़ी जादूगरनी ने कहा था कि जब तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारे बाल नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनाक्षी के बाल कहाँ गायब हो गए? उस बूढ़ी जादूगरनी ने कहा था कि जब भी हम झूठ बोलेंगे तो हमारे बाल नष्ट हो जाएंगे। मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी बहन से जलकर झूठ बोल दिया। मैं राजकुमार से विवाह करना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सोनाक्षी बहन, तुम अब भी राजकुमार से विवाह कर सकती हो। अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो मैं मना नहीं करती। मैं कितनी गलत थी, मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। सोनाक्षी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन फिर भी राजा वीराज सिंह ने सोनाक्षी का विवाह करण सिंह से करने से मना कर दिया। सोनाक्षी बहुत स्वार्थी है और उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है, लेकिन हम सोनाक्षी से राजकुमार का विवाह नहीं कराएंगे। सोनाक्षी बहुत रोई और फिर चांदनी का विवाह राजकुमार करण सिंह के साथ हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें,
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।